हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड एंड बेस का सब टॉपिक केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका केमिकल है NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसको बोला जाता है, वो बहुत सारे केमिकल का एक तरह से रॉ मटेरियल के रूप में है और हमारा ये ईजिली सी और ओशन से हमको मिलता है और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट भी है, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH के रिएक्शन से बनता है। तो HCl का pH वैल्यू देखिए 0 होता है और NaOH का pH वैल्यू 14 होता है। तो इसका एक एवरेजिंग अगर आप करते हैं तो 7 के आसपास होता है और pH 7 जो है एक तरह से न्यूट्रल माना जाता है और वाटर का भी 7 न्यूट्रल माना जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। तो NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है जो कि आपका समुद्र से मिलता है। अब देखिए कि इसका इतना इम्पोर्टेंस है, खासकर हमारा इंडिया में अगर गौर से देखा जाए तो एक तरह से समझिए कि हमारा फ्रीडम में ये मुख्य भूमिका के रूप में रहा है। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था, आपको पता होगा, ठीक है। ये इतिहास के पन्नों में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जो कि 24 दिन का एक मार्च था साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि कोस्टल एरिया है, वहाँ तक के लिए ये आपका एक मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश का जो सॉल्ट लॉ है उसके अगेंस्ट में हुआ था। तो खैर ये हिस्ट्री का पार्ट है, आप कहीं भी इसको देख लीजिएगा। तो NaCl इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, आप समझ चुके हैं कि न्यूट्रल क्यों है। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल एंड कॉमन थिंग्स टू ह्यूमन नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर। क्यों कि सॉल्ट जो है NaCl, ये आपका एक तरह से बॉडी में जो हमारा सेल है वो जीवित रहता है आपका सलाइन वाटर में। तो दिस इज़ द salt that we use in food, our cell life and do proper function in saline water। तो NaCl का जो मुख्य सोर्स है सी वाटर है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। NaCl जो है उसको सेपरेट किया जाता है आपका, और डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो एक तरह से क्या है कि ये समुद्र में जमा होते जा रहा है, फिर इसका एक तरह से सेडिमेंटेशन रॉक के रूप में हो जाता है, ठीक है। और ये चूँकि एक क्रिस्टल के रूप में है तो दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन, जो काला नमक सेंधा नमक के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो भी एक सॉल्ट ही है NaCl का, मगर उसका कलर ब्राउन और थोड़ा सा डल येलो वाइट के रूप में जो रहता है वो मेन रूप से उसका क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज़ के रूप में जो रहता है उसके वजह से उसका कलर ब्राउन और डल वाइट कलर के रूप में मिलता है। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट कहते हैं इसको। बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर formed when sea of बेगोन एज ड्राइड अप। तो बहुत दिनों से काफ़ी पुराना जो हमारा समुद्र है जहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा एक तरह से उसका कंपोजिशन बढ़ते गया और एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स वगैरह सब वैसे में स्थिति में डेड हो जाते हैं एक तरह से। तो काफ़ी पुराने समुद्र में जो है हमारा सॉल्ट जो है इसका बेड तैयार हो जाता है रॉक सॉल्ट का। तो रॉक सॉल्ट इज़ एक तरह से
पहाड़ पत्थर की तरह हो जाता है, जिसको कि हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं कोल की तरह। तो NaCl वाज एसोसिएटेड विथ आवर फ्रीडम मूवमेंट दांडी मार्च, ये आपके NCERT बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, जिसको कि क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। और इस तरह का एक तरह से टैंक समझिए। ठीक है, उस टैंक में क्या है कि हम ब्राइन लेते हैं। ब्राइन हुआ क्या कि कंसनट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशंस है, बहुत कंसनट्रेटेड होता है, जिसको कि ब्राइन बोलते हैं। NaCl में बहुत लिटिल वाटर है और आपका NaCl का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है, जिसको कि ब्राइन कह रहे हैं। वो इस टैंक में हम पास करते हैं। और ये आपका सेटअप देखिए कि जिसमें कि एक एनोड लगा हुआ है, एनोड है, और एक कैथोड है। और इस टैंक में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि केवल आयंस को पास होने के लिए आपका रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन जो है टैंक को दो पार्ट में बांट दे रहा है, और एक तरह से यहाँ पर आउटलेट के लिए जगह छोड़ा गया है। ठीक है, तो ब्राइन जब हम पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि हमारा जो ब्राइन में, चूँकि एक्वस स्टेट में क्या है कि आयंस हमारा सेपरेट के रूप में है, जो कि Na प्लस और Cl माइनस के रूप में है, और वाटर जो है H प्लस और OH माइनस के रूप में है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सेटअप दे रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आयंस जो है ना ब्रेक हो रहा है। और आप जान रहे हैं कि पॉजिटिव के तरफ जो है वो आपका नेगेटिव आयन जो है, जिसको कि नेगेटिव आयन, वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव आयन जो है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि आयंस जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो NaCl एक कॉमन सॉल्ट के रूप में है, और ये रॉ मटेरियल है आपका बहुत सारे इम्पोर्टेंट केमिकल का, जैसे कि NOH है, जिसको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट विथ 10H2O क्रिस्टल के रूप में जो है आपका, जिसको कि वॉशिंग सोडा कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपके NCERT बुक में 10th लेवल पर ये 4 केमिकल के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि रॉ मटेरियल NaCl से ही हम लोग इसको बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, जिसको कि क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। और इस तरह का एक तरह से टैंक समझिए। ठीक है, उस टैंक में क्या है कि हम ब्राइन लेते हैं। ब्राइन हुआ क्या कि कंसनट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशंस है, बहुत कंसनट्रेटेड होता है, जिसको कि ब्राइन बोलते हैं। NaCl में बहुत लिटिल वाटर है, और आपका NaCl का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है, जिसको कि ब्राइन कह रहे हैं। वो इस टैंक में हम पास करते हैं। और ये आपका सेटअप देखिए कि जिसमें कि एक एनोड लगा हुआ है, एनोड है, और एक कैथोड है। और इस टैंक में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि केवल आयंस को पास होने के लिए आपका रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेंबर है,
मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन जो है टैंक को 2 पार्ट में बांट दे रहा है और एक तरह से यहाँ पर आउटलेट के लिए जगह छोड़ा गया है। ठीक है, तो ब्राइन जब हम पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि हमारा जो ब्राइन में, चूँकि एक्वस स्टेट में क्या है कि आयंस हमारा सेपरेट के रूप में है, जो कि Na+ और Cl- के रूप में है, और वाटर जो है H+ और OH- के रूप में है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सेटअप दे रहे हैं तो ऐसे स्थिति में ये आयंस जो है ना ब्रेक हो रहा है, और आप जान रहे हैं कि पॉजिटिव के तरफ जो है वो आपका नेगेटिव आयन जो है, जिसको कि नेगेटिव आयन, वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव आयन जो है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि आयंस जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl, ब्राइन जिसको कह रहे हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NOH। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इसमें एक हमारा क्लोरीन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और दूसरा इम्पोर्टेंट अल्कली NOH के रूप में मिलता है, इसलिए इस प्रोसेस का ही नाम जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर, क्लोरीन एंड अल्कली NOH। तो ये हमारा जो NaCl ब्राइन है एक्वस और वाटर में, तो ये NOH क्लोरीन और हाइड्रोजन देता है। NOH जो है वो कहते हैं कि आपका कैथोड के पास जो है डिपॉजिट मिलता है, जबकि क्लोरीन जो है एनोड की तरफ मिलेगा और हाइड्रोजन आपका कैथोड की तरफ मिलेगा। तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? तो ये एक्चुअली होता क्या है कि एट कैथोड देयर इज competitions between हाइड्रोजन एंड सोडियम आयन। तो कैथोड के तरफ जो है वो आपका हाइड्रोजन और सोडियम आयन का मूवमेंट होता है और एक तरह से कंपटीशंस होता है कि कौन पहले जाएगा। मगर हाइड्रोजन आयन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है, जिसके चलते वो पहले पहुंच जाता है। उसी तरह क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाई होने के चलते क्या है कि वो एनोड की तरफ पहले पहुंच जाता है, तो पीछे में छूट जा रहा है आपका सोडियम आयन एंड OH आयन। और इस अब फिर चूँकि इनको एक तरह से आयन है मगर इनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर सोडियम और OH जो है आपस में कंबाइन कर लेता है नियर कैथोड के पास। तो Na+ और OH जो बचा वो आपका कैथोड के पास जो है कंबाइन हो जाता है और इसलिए NOH आपका बन जाता है। तो ये आपका तो hence H2 release at cathode, chlorine at anode, but NOH left behind near cathode। तो इस तरह जो है क्लोर एल्कली प्रोसेस से आप NOH बना लेते हैं। रॉ मटेरियल आपका जो है वो नमक है, कॉमन सॉल्ट है, NaCl है, जो कि ब्राइन के रूप में आपका इस सेटअप में गया। एक मेम्ब्रेन से ये सेटअप जो है सेपरेटेड है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन केवल आयंस को मूव करने के लिए दे रहा है, मगर जब हमारा जो NOH एक तरह से बन जा रहा है, सॉलिड हो रहा है, तो ये मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पा रहा है, तो ये यहीं पर जो है आपका डिपॉजिट के रूप में NOH यहाँ पर आपको
मिलेगा, जिसको कि हम लोग फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। और चूँकि ब्राइन का जो है वो यहाँ से पास हो रहा है, तो इधर से जाने पर ब्राइन जो है आपका NaOH का कुछ पार्ट जो है उसके साथ लेकर चला जाता है। तो आप देखिए कि आपका इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन मिला, NaOH मिला, हाइड्रोजन मिला, ये सब हमारा प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो इन सब प्रोडक्टों का क्या करते हैं कि हम यूज भी करते हैं। अब हाइड्रोजन है, ये फ्यूल के रूप में यूज हो जाता है, मार्गरीन के रूप में यूज होता है, अमोनिया बनाने के रूप में यूज होता है, फर्टिलाइज़र बनाने के रूप में यूज हो जाता है। वहीं आपका क्लोरीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो जाता है, स्विमिंग पूल वगैरह में उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, PVC बनाने के लिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के रूप में, पेस्टिसाइड बनाने के रूप में हम ये यूज कर लेते हैं। और यहाँ से ब्राइन कंटेनिंग NaOH जो हमको मिलेगा वो है क्या कि आपका उसका यूज जो है एक तरह से धोने के काम में आता है, डिग्रीजिंग मेटल करने के लिए। मेटल में अगर कोई हमारा ग्रीस वगैरह लगा हुआ है तो डिग्रीजिंग करने के लिए होता है, सोप डिटर्जेंट में यूज हो जाता है, पेपर मेकिंग में यूज हो जाता है, और आर्टिफिशियल फाइबर के रूप में भी हमारा यूज हो जाता है। तो ये हमारा क्लोरो अल्कली प्रोसेस जो है वो NaOH जो काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल है, इंडस्ट्रियल केमिकल के रूप में है, उसको बनाने में हमारा कॉमन सॉल्ट यूज होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि हमारा जो अभी क्लोरो अल्कली प्रोसेस में आप देखें कि क्लोरीन जो मिला, अब उसको हम आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि उसको पास करते हैं तो क्या करता है कि वो ब्लीचिंग पाउडर हमारा इस तरह से, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। तो उसका एक तरह से स्ट्रक्चर के रूप में आपका है CaClOCl। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम क्लोरो अल्कली प्रोसेस से जो हमारा क्लोरीन मिला उसको ड्राई सेलेक्ट लाइम पर जब हम पास करते हैं तो वो ब्लीचिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लीचिंग का यूज़ तो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री एंड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। तो एक तरह से क्या है कि ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड के रूप में है, जो कि किसी भी कलर को ये क्या करता है कि ख़त्म कर देता है, उड़ा देता है। तो इसलिए ब्लीच करने के रूप में हमारा होता है। कभी भी आप देखें कि कोई आपका भीगा हुआ कपड़ा अगर कलर है और उस पर ब्लीचिंग थोड़ा सा ही पड़ जाएगा तो वहाँ का कलर निकल जाएगा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एनी केमिकल इंडस्ट्री के रूप में यूज होता है, और मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म। तो बरसात के दिनों में आप देखे होंगे कि कुआं वगैरह में जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। तो मेन कारण क्या है कि जो नेसेंट क्लोरीन, जब भी हमारा क्लोरीन को डालेंगे तो क्या करेगा कि फिर से वो CaClO2 को वाटर में मिलाएंगे तो फिर से CaOH2 और क्लोरीन लिबरेट कर देता है। और ये क्लोरीन जो है वो एक तरह से बहुत अच्छा से कीड़ा वगैरह को मारने में काम आता है। इसीलिए आपका जो में ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म फ्री करने के लिए हम लोग, अब देखिए कि दो और केमिकल जो है, एक बेकिंग सोडा बोलते हैं और एक वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और इन दोनों को हम एक सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, उससे हम इसको निकाल लेते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस को अच्छी तरह समझिए, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है क्या कि आपका जो कॉमन सॉल्ट है NaCl,
वाटर में मिला कर दे रहे हैं तो ब्राइन बन गया, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन दोनों को हम पास कर रहे हैं तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है, सो देखिए कि हाई कंसनट्रेटेड ब्राइन हम लिए जो कि आपका NaCl और वाटर मिल के बन गया ये, ठीक ना। अब इसमें जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं। ठीक है, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ से आ रहा है, तो कैल्सिनेशंस ऑफ लाइम स्टोन अगर हम करेंगे, ठीक है, कैल्सिनेशंस ऑफ लाइम स्टोन करेंगे तो लाइम स्टोन एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको अगर हाई टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर हम इंजेक्ट कर रहे हैं और अमोनिया जो है साथ में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमको मिला क्या कि अमोनियम क्लोराइड मिल गया और आपका हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये हमारा मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। तो फ़िल्टर करने पर ये दोनों चीज़ हमारा सेपरेट हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कि बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा हमको चाहिए तो यहाँ से प्रोडक्ट ये हमारा मिल गया। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका सेपरेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो गया। अब ये जो हमारा बेकिंग सोडा जो मिला, अब बेकिंग सोडा को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम गर्म कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट हमारा मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा यहाँ पर फिर से यूज होने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है उसको फिर से हम वाटर के साथ मिलाकर रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो ये हमारा वॉशिंग सोडा हमारा मिल जाता है। तो आप देखें कि ब्राइन से हमने बेकिंग सोडा निकाल लिया और वॉशिंग सोडा निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो NaCl जो मिला, तो NaCl को क्या कर रहे हैं कि यहाँ कैल्सिनेशन से जो हमारा क्विक लाइम जो हमारा मिला था CaO, उस CaO को के साथ अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने कराया। ठीक है, तो उससे हमारा कैल्शियम क्लोराइड जो मिला और यहाँ पर हमारा अमोनिया फिर से फ्री हो जा रहा है। तो फिर से ये अमोनिया को हम रीयूज करने के लिए हमारा मिल जाता है। तो इस सॉल्वे प्रोसेस में हमारा इस तरह से प्रोसेस चलता है कि ब्राइन को हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया पास कर रहे हैं, उससे हमारा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा हमारा बनता है और इन दोनों को हम फ़िल्टर आउट कर लेते हैं और बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट मिलता है, उसको रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो फिर हमारा वॉशिंग सोडा हमारा मिल जा रहा है। और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमको मिल जा रहा है और अमोनिया फिर से मिल जा रहा है फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो बेकिंग सोडा का एक रिएक्शंस जो है इस तरह से है कि इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म कर रहे हैं तो फिर ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और फिर से इसको रिक्रिस्टलाइज कर दिए तो हमारा वॉशिंग सोडा हमारा मिल गया। अब ये वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा इन दोनों में एक डिफरेंस के रूप में जो है, तो एक तरह से समझिए कि बेकिंग सोडा हमारा बेकिंग वर्ड आ गया तो ये खाने पीने से संबंधित जो है आपका है और वॉशिंग जो है ये धोने से संबंधित है। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं रहने का है। बेकिंग सोडा बोले तो खाने से रिलेटेड जो कुछ भी राइजिंग एलिमेंट के रूप में हमारा यूज होता है। ठीक है, तो उसके यूजेज से रिलेटेड आइए डिस्कस कर लेते हैं। बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। और बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन दोनों में भी कन्फ्यूजन नहीं रखने का है। बेकिंग पाउडर जो है वो है क्या कि आपका मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा ही है। ठीक है,
और माइल्ड एडिबल एसिड उसमें मिलाया जाता है, जैसे टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। तो बेकिंग सोडा में आप टार्टरिक एसिड को मिला दिए, ठीक है, तो वो बन गया बेकिंग पाउडर। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, अब जब बेकिंग पाउडर को आप हीट कर रहे हैं या फिर वाटर में मिला रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशंस में हो क्या रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकालता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा निकल रहा है, तो क्या कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी खाने पीने से संबंधित जैसे केक वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो बबल्स के रूप में निकल रहा है। तो हमारा जो स्टफ़ है उसको क्या कर रहा है कि थोड़ा सा उसको राइज करा दे रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शंस कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ये मेन फंक्शन जो है बेकिंग सोडा का और बेकिंग पाउडर का एक ही चीज़ है, मगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में थोड़ा डिफरेंस ये है कि बेकिंग सोडा में अगर आप टार्टरिक एसिड कोई एसिड पार्ट मिलाते हैं तभी जो है वो बेकिंग पाउडर के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जब ये पार्ट एक तो जो है आपका ये वाला पार्ट, ये तो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, मगर कोई एसिड पार्ट के रूप में हम जो यूज कर लिए, ठीक है ना, टार्टरिक एसिड, H+ दिखाने का मतलब कि कोई एसिड है, तो ये एसिड हम यूज कर रहे हैं, तो फिर ये पूरा पार्ट मिलके हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल के रूप में इट इज़ यूज एज एंटासिड। तो आप देखते होंगे कि घरों में अगर हमारे पास एंटासिड वगैरह नहीं है और एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, तो घर में हमारे पास अवेलेबल अगर बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं, तो हमारा एसिड से रिलेटेड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और थोड़ा हमको रिलीफ मिल जाता है। तो ये एंटासिड के रूप में भी हमारा काम करता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी हमारा ये यूज होता है, जिसको कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर आप देखे होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या है कि यहाँ पर हमारा एसिड होता है, ठीक है, और एसिड को जैसे ही हम फायर वगैरह जब होता है तो इसको हम क्या करते हैं कि इस नॉब को दबाते हैं, तो एक तरह से शीशा में बंद आपका एसिड होता है जो कि ब्रेक हो जाता है, और नीचे में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो क्या करता है कि सॉल्ट तो बनाएगा मगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा, और ये दोनों चीज़ जो है हमारा आग को बुझाने में हमारा काम आता है। तो एक तरह से बेकिंग सोडा का ये यूजेज के रूप में है। अब वो आइए वॉशिंग सोडा का यूजेज देखते हैं कि इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है जो कि इस सब इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में हमारे यूज होता है, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड जैसे बोरेक्स वगैरह बनाने में भी इसका हमारा इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग पर्पस में, चूँकि वॉशिंग सोडा है तो क्लीनिंग पर्पस में क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, और इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के रूप में आप पहले भी शायद जानते होंगे कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो एक्चुअली है क्या कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। कैल्शियम या मैग्नीशियम का कार्बोनेट जो वाटर में हमारा डिजॉल्व होता है, तो ये हमारा हार्ड वाटर बना लेता है, हार्ड वाटर बना लेता है। और इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि इस वाटर के साथ अगर हम जो है NaCO3 H2 ये हम यूज करते हैं, तो होता है क्या कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम ने मैग्नीशियम को हटाकर वहाँ पर ये यूज होता है, तो उसका परमानेंट कैल्शियम ने मैग्नीशियम कार्बोनेट से हटा दिया तो उसका परमानेंट हार्डनेस जो है वो
निकल गया। तो अभी हम लोग ने एक चीज़ देखा कि वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा, उसका फार्मूला हमको मिला NaCO3 और 10H2O। 10H2O, तो ये 10H2O क्या है? ठीक है, चूँकि है तो ये सॉल्ट ही, सॉल्ट है। तो सॉल्ट जो हम देख रहे हैं वो ऐसा फील होता है कि ये ड्राई है। ठीक है, ड्राई है, मगर क्या सच में ये ड्राई रहता है? तो इसको जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई? क्या हमारा सॉल्ट जो है वो रियली ड्राई होता है? तो एक एक्टिविटी जो कि आपके NCERT बुक में है 2.15, तो इस एक्टिविटी में है क्या कि हम एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और टेस्ट ट्यूब में जो है कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल के रूप में थोड़ा ले लेते हैं और इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, बुनसन बर्नर की हेल्प से हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर हम फील करते हैं कि हमारा बॉइलिंग ट्यूब में जो है वाटर ड्रॉपलेट हमको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो हीट कर रहे हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को और ये देख रहे हैं कि क्या उसका कलर चेंज हो रहा है, ड्रॉपलेट मिल रहा है। ठीक है, और फिर से अगर हम उसमें वाटर यूज कर देते हैं तो फिर से क्या हो रहा है कि उसका रीचेक करते हैं कि कलर में क्या परिवर्तन होता है। तो आप देखिए कि एक्चुअली कॉपर सल्फेट जिसका कि कलर ब्लू था, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, उसको हमने हीट किया और हीट करने पर पहले तो वाइट कॉपर सल्फेट के रूप में बनता है। ठीक है, और वाइट कॉपर सल्फेट जो हमारा मिला, फिर से अगर उसमें हम वाटर यूज कर दिए तो देख रहे हैं क्या कि फिर से वो ब्लू कलर में चला आया। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट हमारा मिला वो कहाँ से मिला? तो निश्चित रूप से सॉल्ट से मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट में वो वाटर है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा क्रिस्टल पूरा ड्राई होता है, तो ड्राई तो होता है मगर एक्चुअली क्या है कि उसके अंदर वाटर रहता है और वो वाटर एक्चुअली क्या है कि उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज removed as water droplets and the salt turns white. If we moist again, फिर से हमने देखा कि उसको मॉइस्ट किए हैं। ठीक है, तो we will find the blue color of the crystal reappear, फिर से वो वाटर को गेन करके हमारा पकड़ लेता है। तो हर क्रिस्टल का अपना एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है और वो डिफरेंट क्वांटिटी में आपका मोलकुल के रूप में रहता है। अब जैसे कि आप कॉपर सल्फेट में देखें कि 5H2O के रूप में, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलकुल। तो हर जो आपका क्रिस्टल्स है, डिफरेंट क्रिस्टल्स का अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखने का अलग अलग पावर होता है। तो वो होगा क्या कि वो फिक्स नंबर होगा। तो प्रेजेंट इन 1 मोलकुल यूनिट ऑफ द 1 फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कंटेन 5 वाटर मोलकुल्स। तो हाइड्रेटेड बोल रहे हैं मतलब कि उसमें वाटर है, डिहाइड्रेटेड बोलेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि वाइट आपका जो मिला वो वाटर नहीं है, तो वो डिहाइड्रेटेड के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रेटेड अगर बोलेंगे तो इसका मतलब कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा।
ब्लू कलर है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से डिफरेंट हमारा सॉल्ट है उसका कलर अलग अलग रहता है। डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कंटेंट्स नो वाटर मॉलिक्यूल, और उसका कलर आपका वाइट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर एंड ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स। तो जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा उसके चलते सॉल्ट का कलर डिफरेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको लाया है कि जैसे जिप्सम है, तो जिप्सम्स में कॉपर सल्फेट है मगर 2 आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस है। ग्लोवर्स सॉल्ट है सोडियम सल्फेट जिसमें कि 10H2O है आपका मोलकुल। पोटास एलम जो कि फिटकिरी वगैरह जो हम लोग बोल रहे हैं, तो ये आप देखिए कि इसमें 24H2O है। एल्युमिनियम सल्फेट है उसमें आपका 18H2O है। एप्सम सॉल्ट बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट जिसमें कि 7H2O है। तो इस तरह डिफरेंट आपका जो सॉल्ट है जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ है, और उसका अलग अलग कलर भी आपको मिलेगा, ज्योमेट्री भी अलग अलग मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में आपके बुक में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो ऊपर में हम लोग ने देखा कि जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, वो जिप्सम सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं कि हीट कर रहे हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं, तो एक तरह से इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है 2H2O हट गया। ठीक है, इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। तो कैल्शियम सल्फेट ½ H2O हमारा जो बना, ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस सब्सटेंस जो है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजिशन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग यूज के रूप में देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो एक हमारा हड्डी उड्डी टूटता है तो डॉक्टर लोग इसको यूज करता है, और ये बनता है आपका जिप्सम से। उसको हम हीट करके उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे जो है हमारा वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड हो जाता है और वो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर है। मिक्सिंग विथ वाटर जब हम करेंगे और उसको हम छोड़ देंगे तो फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, और एक तरह से हमारा बोन को सपोर्ट के रूप में देता है। रिएक्शन जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में 3/2H2O अगर मिला रहे हैं तो फिर से जिप्सम में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब ये यूज के रूप में आप देख रहे हैं कि प्लास्टर के रूप में यूज होता है, टॉय बनाने के रूप में यूज होता है, डेकोरेशन वगैरह में यूज होता है, और हमारा वॉल में जो है वो उसको स्मूथ बनाने के रूप में भी प्लास्टर के ऊपर जो है हम इसको करके फिनिशिंग के रूप में देते हैं। काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग आता है जिसके चलते वहाँ यूज होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक छोटा सा कहानी के रूप में ही है कि 1666 में जो है वो इंग्लैंड में एक फायर के रूप में था, जो कि वुड वगैरह से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो काफ़ी जल के बर्बाद हो गया था। तो वो जो बर्बाद हुआ तो उसमें हुआ क्या कि फ्रांस का जो उस समय का किंग थे, ठीक है, वो एक ऑर्डर किए कि जितना भी हमारा वुड से रिलेटेड स्ट्रक्चर है उस पर क्या है कि प्लास्टर करके उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सच फायर। ठीक है,
तो उससे दिस रिजल्टेंट जब हमको प्लास्टर करना था तो प्लास्टर के लिए हमको क्या करना था कि फ्रांस में पेरिस में जो है जिप्सम का बहुत बड़ा माइंस है, तो वहाँ से जिप्सम को निकाला गया। ठीक है, तो पेरिस से जो निकाला गया उस प्लास्टर के रूप में, चूँकि जिप्सम को फिर हम हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं, तो इसलिए जो है उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में पड़ गया। ठीक है, और उस समय मेन इसका जो सेंटर था वो पेरिस था, तो इसके चलते सेंटर फॉर द प्लास्टर प्रोडक्शन एंड हेंस द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। एनसीईआरटी पहले भी हमने अपना सारे वीडियो में एक बात एम्फेसिस करता आया हूँ कि एनसीईआरटी के बुक को लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। मैं भी आपका लाइन बाय लाइन को ही एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे मैं लेकर आऊँगा बहुत सारा वीडियो कि आप देखिएगा कि बहुत सारा एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, एनडीए से रिलेटेड हो, चाहे आपका एकेडमिक से रिलेटेड हो, तो आप वो एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन को अगर ठीक से समझ के उसके कंसेप्ट को क्लियर समझ के बैठे हुए हैं तो एक चीज़ जान जाइए कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, फालतू का पैसा बर्बाद करते हैं। यहाँ तक की स्थिति ये हो जाता है कि कंसेप्ट नहीं क्लियर होने के चलते, कंपटीशंस क्रैक नहीं होने के चलते सुसाइडल स्टेट भी आ जाता है। तो मिला जुला के उन सब चीज़ों में मत फंसिए, आप हमारा चैनल से कनेक्टेड रहिए, सारा कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। ये सारा आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, कहीं भी एक पैसा चार्ज नहीं है। आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड और या अदर्स भी कोई कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा ताकि जो है आपका कोई भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह से रिलेटेड कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है और रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट को क्लियर रखिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।